नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बात हक के लिए हल्ला बोल की। भीलवाड़ा शहर के गांधीनगर में बिजली व्यवस्था का रखरखाव करने वाली एजेंसी सिक्योर कार्यालय के बाहर लोगों के विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ये प्रदर्शन सनातन युवा परिषद के बैनर तले हुआ और बिजली कटौती पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए कार्यालय में घुस गए और सिटी मैनेजर का घेराव किया। इन लोगों ने बिजली कटौती के दौरान अधिकारियों पर फोन नहीं उठाने का आरोप लगाते हुए सिटी मैनेजर को ज्ञापन दिया। इन लोगों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वो कंपनी पर ताला जड़ देंगे। सनातन युवा परिषद के बैनर तले जब सनातन युवा परिषद बाजार में गई तो सनातन युवा परिषद को ये पता चला कि ये सिक्योर वाले हैं। इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है, इन्होंने मनमानी मचा रखी है। इनके जब जनता फोन करती है तो ये फोन उठाते नहीं है। इन्होंने जो नंबर दे रखे हैं इस एरिया के लिए, ये नंबर इस एरिया मेरे गांधीनगर 425 नंबर दे रखे हैं, हर एरिया के लिए नंबर दे रखे हैं। बात टोंक की कर लेते हैं। टोंक जिले के अलीगढ़ कस्बे में बढ़ती चोरी की घटनाओं से नाराज महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला है। कस्बे की महिलाओं ने मुख्य बाजार की दुकानें बंद करवाकर थाने का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। लगातार चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने की मांग को लेकर महिलाओं ने थानेदार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। पुलिस गश्त बढ़ाने से लेकर मुखबिर तंत्र को मजबूत करने समेत चोरी की घटनाओं पर लगाम और पुरानी चोरी की घटनाओं का खुलासा करने की मांग की। कांड हो रहे हैं उनके लिए 5 दिन का अल्टरनेट दिया है और यदि वो 5 दिन का अल्टरनेट कंप्लीट नहीं करते हैं तो हम लोग अब रोड पे आएंगे। अब ये पुलिस वाले सोच रहे हमें क्या करना है, फिर वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो हम उन्हें कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे। अब वो आज क्या करते हैं, पहले तो आज के हम उनकी प्रोसेसिंग देखेंगे। भाई वो आज उन्होंने हमसे कहा है कि हम होम गार्ड बताएंगे। कहा जाता है कि जीवन और मृत्यु परमात्मा के हाथ में है, लेकिन अनूपगढ़ जिले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां जीवन और मृत्यु सरकारी कर्मचारियों के हाथों में है। देखिए ये रिपोर्ट। साहब, मैं जिंदा हूं। सरकारी दस्तावेज मुझे मुर्दा बता रहे। फरियाद कर कर गया हार, अब किससे लगाऊं गुहार? कहां से लाऊं जिंदा होने का सबूत? डीएम ने दिया जांच का आश्वासन। दो 2021 में रिलीज ये फिल्म याद है आपको? इसमें एक ऐसे शख्स की कहानी थी जिसे सिस्टम ने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया है। 18 साल तक वो शख्स अपनी पहचान के लिए लड़ता है और अंत में खुद को जिंदा साबित करवाने में कामयाब रहता है। अब रील से रियल की तरफ चलते हैं। इनसे मिलिए, ये है फकीर चंद। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 1952 दर्ज है, लेकिन सिस्टम ने इन्हें मुर्दा करार दिया है। साहब, मैं जिंदा बैठा हूँ, मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया। ठीक है, तो थाने में मुकदमा नहीं करवाया? करवाया था। किसके खिलाफ करवाया? कंचना के। वार्ड पार्षद है क्या आपकी? हाँ जी। खुद को जिंदा साबित करने के लिए फकीर चंद और उनकी बहू ने हर ओहदेदार के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन गुहार पर गौर करने के बदले पीड़ित को ही डरा धमकाकर दुत्कार दिया गया। तो ये थाने वाले कोई सुनाई नहीं कर रहे। मैं सब जगह जाई और सीआई ने भी मेरे साथ बदतमीजी करी है। बोल रहा नहीं होगा, क्या कर लेगी। ये कब की बात है? ये 16 तारीख की है। आज आपकी मुख्य मांग क्या है धरना की? मुख्य मांग ये है कि एक तो उनको पेश किया जाए, सबको 7 बिंदुओं पे जांच दी है, उसकी जांच करें। फकीर चंद और उनके परिजन पिछले 1 साल से दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। थक हार कर ससुर और बहू मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए। न्यूज 18 संवाददाता ने जब अनूपगढ़ डीएम तक बुजुर्ग की बेबसी पहुंचाई तो साहब ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया। और दोनों से मैंने ये कहा है कि इसकी
तुरंत परिवार से रिपोर्ट एक बार हमें दे। अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो उसका और सेम व्यक्ति है जिसके पास समस्त डॉक्यूमेंट्स है तो उसको इमीडिएट प्रभाव से उसका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र को कैंसिल किया जाए और उसकी जांच की रिपोर्ट बना के मुझे इमीडिएटली देने के लिए उनको आदेशित किया। माना जाता है कि जीवन और मृत्यु परमात्मा के हाथ में है। जीव को न स्वयं जन्म चुनने का अधिकार है और न मृत्यु प्राप्त करने का। जीव सिर्फ जी सकता है, जीवन पर उसका कोई अधिकार नहीं। लेकिन अनूपगढ़ जिले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जीवन और मृत्यु सरकारी कर्मचारियों के हाथों में है। तभी ये आम आदमी को कागजों में मृत घोषित कर अपने आप को भगवान के समकक्ष लाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल कागजों में मारने के पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। अब देखना यह है कि फकीर चंद को कागजों में नया जीवन कब मिलता है, साथ ही कागजों पर इन्हें मृत घोषित करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्री गंगानगर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता को एक बार फिर से स्पीकर ओएसडी बनाया गया है। आपको बता दें कि दूसरी बार राजीव दत्ता स्पीकर के ओएसडी बने हैं। इसके साथ ही राजीव दत्ता के गुमानपुरा स्थित कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन, बीजेपी के कई पदाधिकारी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी राजीव दत्ता के घर पहुंचे और उन्हें शुभकामनाएं दी। राजीव दत्ता ने कहा है कि आगामी 5 साल में लोगों की सभी उम्मीदें पूरी होगी और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। वर्ष में हम वो रिकॉर्ड आयाम विकास के स्थापित करेंगे जिससे जनता को रिलीफ मिले, जनहित के मुद्दे वंचित वर्ग के उनको हम श्रेष्ठ जगह पहुंचा के जनता को राहत दिलाएं। 10 जुलाई को आ रहे बजट को लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर प्रदेश के बजट से महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं। छात्राएं, कामकाजी और घरेलू महिलाएं आखिर बजट से क्या उम्मीद संजोए बैठी है। हमारी संवाददाता महिमा जैन ने प्रदेश की महिलाओं से खास बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में आगामी बजट को लेकर सरकार की ओर से लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बजट से आखिर महिलाओं को क्या कुछ उम्मीदें, उनसे जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि महिलाओं की अपेक्षा इस बजट से क्या है। हाल फिलहाल मैं एक वेजिटेबल शॉप पे मौजूद हूँ जहाँ महिलाओं से हम जानेंगे। मैम, बजट आने वाला है, क्या कुछ सरकार से आपकी उम्मीदें? कुछ भी नहीं है, इतना महंगी तो सब्जी है, क्या खाए इंसान जी। मेहनत कम कर, मेहनत जितना ज़्यादा करते हैं सब्जी इतना महंगे हैं, कुछ तो खा नहीं पाते हैं जी। इसीलिए आप चाहते हैं महंगाई कम हो? महंगाई तो कम करे ना सरकार, जब ही तो होंगे ना जी। महंगाई कम कर ही नहीं रहे, और बारिश के मौसम इतना है कि सब्जी सस्ती नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है सब्जी भी। रसोई का बजट बिगड़ रहा है जी। देखिए और भी महिलाएं मौजूद है, मैम से हम जानना चाहेंगे। मैम, बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीद है आपको सरकार से? हाँ बिल्कुल है, हमें बिजनेस वुमेंस के लिए जो लोन्स हैं उसमें हमें अच्छा वो मिलना चाहिए, और दूसरा सिलेंडर्स है, पेट्रोल है, इन सब में हमें कम रेट्स मिलने चाहिए, ये सब होना चाहिए। मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि चाहे वो निम्न स्तर हो चाहे मध्यम स्तर हो, ऐसा बजट बनाया जाए, और मुझे ये उम्मीद है कि सरकार ऐसा ही बजट बनाएगी कि जिससे सभी वर्ग के लोगों को फ़ायदा होगा, स्पेशली महिलाओं। एसओजी राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने के खेल का भंडाफोड़ कर चुकी है। दोनों आरोपी 12 जुलाई तक रिमांड पर हैं। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कौन है जोगेंद्र सिंह और जितेंद्र यादव, और कैसे एसओजी ने 4 महीने तक सबूत जुटाकर गैंग का खुलासा किया। फर्जी डिग्री गैंग का कैसे हुआ पर्दाफाश, कैसे रडार पर आए जोगेंद्र और जितेंद्र, फुल प्रूफ फर्जीवाड़ा कैसे हुआ बेपर्दा। लंबे वक्त से एसओजी को जोगेंद्र सिंह और जितेंद्र यादव के
फर्जीवाड़े की जानकारी मिल रही थी। ऐसे में इन दोनों को दबोचना एसओजी के लिए बड़ी चुनौती थी। ऐसे में एसओजी ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी कर्मचारी और बेटे समेत 4 दलालों को पकड़ा, जिसमें राजगढ़ के सुभाष पूनिया का नाम शामिल था। इसके बाद बोगस ग्राहक बनकर फर्जी डिग्री पाने का डिकॉय ऑपरेशन किया गया। इसके लिए सबसे पहले सुभाष पूनिया को उसके बेटे परमजीत सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा प्रदीप कुमार शर्मा और फर्जी डिग्री छापने वाले प्रिंटर प्रेस संचालक राकेश शर्मा को राजगढ़ चूरू से दबोचा गया। एसओजी की माने तो सुभाष पूनिया 2015 से ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था और आरोप है कि वो करीब 2 से 3 लाख रुपए लेकर फर्जी डिग्री दिलवा रहा था। वहीं दलालों को करीब 50,000 रुपए तक कमीशन भी दे रहा था। तो 2016 से 20 ऐसे 5 कोर्सेज चले, तो मैक्सिमम भी इसके 500 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बीपीएड कोर्स इन्होंने वैलिड रूप से किया हो, परंतु जो नॉमिनेशन आए उसमें 1300 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म में अंकित किया कि हमने बीपीएड की डिग्री ओपीजेएस से की। 10 अप्रैल 2024 को डीआईजी परीश देशमुख ने दलालों के पकड़े जाने पर फर्जी डिग्री देने वाले रैकेट का खुलासा किया। 10 अप्रैल को दलालों के पकड़े जाने और एसओजी के मुकदमा दर्ज होने का पता चला तो ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का संचालक जोगेंद्र सिंह थाईलैंड चला गया। लंबे वक्त तक वहीं रहा। जोगेंद्र सिंह को पकड़ने के लिए एसओजी ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की तैयारी कर ली थी। इसी बीच जोगेंद्र सिंह के हरियाणा आने का पता चला। तब एसओजी ने जोगेंद्र सिंह के अलावा गुजरात के पाटन में एमके यूनिवर्सिटी और अलवर में सनराइज यूनिवर्सिटी चलाने वाले जितेंद्र सिंह यादव और जोगेंद्र की महिला मित्र सरिता कड़वासरा को धर दबोचा। जांच में पता चला कि करीब 11 साल पहले जोगेंद्र सिंह एनसीआर में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम करता था। इन्होंने अपनी जालसाजी छुपाने के लिए वर्ष 2016 से 20 तक का रिकॉर्ड जलाना बता दिया। एक तरफ तो उन्होंने जलाना बताया और उसके बाद लगातार जो परीक्षाएं हो रही है जिसमें इनकी डिग्री लेकर कैंडिडेट्स जा रहे हैं, उसको ये ट्रू या फॉल्स में वेरिफिकेशन का रिप्लाई भी उस संबंधित डिपार्टमेंट को कर रहे थे। डीआईजी परीश देशमुख के मुताबिक पीटीआई भर्ती में 1300 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन में जानकारी दी कि उनके पास ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की बीपीएड की डिग्री है। इनमें से 81 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफल होकर सरकारी नौकरी हासिल कर ली। इस बीच एसओजी के पास ओपीजेएस और सनराइज यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट देने की गोपनीय शिकायतें पहुंची। तब एडीजी वीके सिंह और डीआईजी परीश देशमुख के सुपरविजन में एडिशनल एसपी धर्माराम गिला और सतनाम सिंह को शिकायत के सत्यापनों की जांच सौंपी गई। एक और विसंगति इसमें सामने ये आई है कि जब हमने इनका रिकॉर्ड देखा कि कितने टीचर्स एम्प्लॉयड हैं, तो जो सैलरी अकाउंट है वो मुश्किल से इसमें 27 या 28 लोगों का सैलरी अकाउंट है, जिनमें से 8 या 10 नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो अगर हम सभी को टीचर एज्यूम भी करते हैं तो 20 टीचर में और ये कोर्सेज चला रहे हैं लगभग 17-18। एसओजी ने यूनिवर्सिटी में दलाली कर फर्जी डिग्री बांटने वाले करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जांच की तो सामने आया कि दलालों ने भी अपने नाम से कई बड़ी डिग्री कोर्स के सर्टिफिकेट बनवा रखे थे। एजुकेशन की आड़ में फर्जी डिग्री बांटने वाले इस गैंग का खुलासा होने के बाद कई और भी निजी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एसओजी के रडार पर हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में खुलासे होने पर आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। जालौर की पूर्व महिला विधायक के साथ मारपीट की गई है। पूर्व विधायक अमृता मेघवाल ने ससुराल पक्ष पर मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। जालौर की पूर्व विधायक अमृता मेघवाल की इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। अपनी कार और एक गार्ड के साथ अमृता मेघवाल अपनी ससुराल के सामने खड़ी हैं और एक बुजुर्ग को धक्का देती नजर आ रही हैं। लेकिन मामला इसके उल्टा है। जालौर कोतवाली पहुंचकर अमृता मेघवाल ने ससुराल पक्ष पर ही मारपीट और दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करा दी। हमेशा बहुत परेशान किया है। हमेशा के तेरे घर से ये लेके आ, तेरे घर पापा बहुत अमीर है, तेरे घर से मुझे ये चाहिए। करोड़ों रुपए मेरे पापा से ले लिए इन लोगों ने, करोड़ों, लाखों भी नहीं, करोड़ों रुपए ले लिए मेरे मम्मी पापा से। मैं नहीं बोल पा रही आपके सामने, प्लीज सॉरी।
दरअसल अमृता मेघवाल का करीब 16 महीने पहले पति बाबूलाल के साथ में तलाक हो चुका है। वहीं रविवार शाम को पूर्व ससुराल के रामदेव कॉलोनी स्थित बंद घर पर पहुंचकर ताला तोड़ने की कोशिश के दौरान ससुराल पक्ष के साथ में विवाद हो गया। इस दौरान पूर्व विधायक अमृता मेघवाल ने पूर्व ससुर को धक्का दे दिया, जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया, जिसका वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान अमृता मेघवाल के साथ में 2 महिलाएं भी दिखाई दी, जिसमें से एक लगातार वीडियो बना रही थी, वहीं दूसरी महिला वहां लोगों के साथ में नोक-झोंक कर रही थी। वहीं एक युवक भी पूर्व विधायक अमृता मेघवाल के साथ दिखाई दिया, जो उन्हें सुरक्षित कर रहा था। बता दें कि पूर्व विधायक अमृता मेघवाल 2013 से 2018 तक जालौर से भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही हैं। फिलहाल उनके पास कोई आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालौर से रेवाशंकर रावल की रिपोर्ट। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। कहीं खिसकी जमीन, कहीं टूटे पहाड़, पानी का प्रहार, मुसीबत मूसलाधार। मौत और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जयपुर के बाशिंदों को जल्द ही एक नया बस स्टैंड मिलने जा रहा है। अजमेर रोड पर हीरापुरा में नया बस स्टैंड बनकर तैयार है। राजस्थान का ये पहला ऐसा बस टर्मिनल होगा जहां से राजस्थान रोडवेज और प्राइवेट बसें साथ साथ चलेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। 1 सितंबर से सफर होगा आसान, पचड़े में नहीं फंसेगी जान। अजमेर रोड पर हरिपुरा में बस स्टैंड है तैयार। बस डिप्टी सीएम के मुहर का है इंतजार। यात्रियों की बढ़ती रेलमपेल और ट्रैफिक जाम को भूल जाइए। अजमेर रोड पर हीरापुरा बस स्टैंड का काम पूरा हो गया है। जल्द ही इस बस टर्मिनल का लोकार्पण होगा, जिसके बाद यहां से 500 से ज्यादा बसों का संचालन किया जाएगा। सिंधी कैंप बस अड्डे के ऊपर बढ़ते ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही को देखते हुए राज्य सरकार ने शहर से बाहरी हिस्सों के अंदर बस टर्मिनल बनाने का फैसला लिया था। एक बस टर्मिनल अजमेर रोड के ऊपर वेस्टवे हाइट योजना के अंदर बनकर तैयार हो चुका है। ये बस टर्मिनल, इसकी ऑपरेशनल गतिविधि बताया जा रहा है कि बहुत जल्द शुरू होगी, जिससे सिंधी कैंप और आसपास के इलाके में लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, तो वहीं वहां पर लगने वाले जो जाम है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। शुरुआत में अजमेर आने जाने वाली 1/4 बसों को यहां से संचालित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान रोडवेज समेत प्राइवेट बसें भी शामिल हैं। बस अड्डा विकास प्राधिकरण के मुताबिक प्रति बस की फीस 100 रुपए से 200 रुपए के बीच हो सकती है। वहीं जयपुर वासियों के लिए खुशखबरी ये है कि उनके लिए बस स्टैंड तक सीधे मेट्रो से पहुंचने की सुविधा मिलेगी। जयपुर मेट्रो प्रशासन ने 200 फीट बाईपास से हीरापुरा तक मेट्रो का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार को खत भी लिखा है। वेस्टवे हाइट से ये जो बसों का संचालन होगा, तो यहाँ से सीधे अजमेर, उदयपुर और अहमदाबाद तक के पैसेंजर्स को कनेक्टिविटी भी मिलेगी। वहीं बताया जा रहा है कि अब इस बस टर्मिनल को मेट्रो से भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। आगामी बजट के अंदर जानकारी ये है कि अजमेर पुलिया तक जो मेट्रो फेज 1D का विस्तार हो रहा है, उसका विस्तार क्यों ना हीरापुरा स्थित ये जो बस टर्मिनल है यहाँ तक कर दिया जाए, जिससे कि जो यहाँ के जो यात्री हैं उनकी सीधी कनेक्टिविटी 4 दीवारी खासकर सिंधी कैंप तक देखने को मिलेगी।
अजमेर रोड से राजस्थान रोडवेज की बसें चलने से हजारों यात्रियों को शहर के बीचों बीच स्थित सिंधी कैंप पर आने की जरूरत नहीं रहेगी। इस बस टर्मिनल से अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और अहमदाबाद की ओर जाने वाली बसों का संचालन होगा, जिससे सिंधी कैंप और उसके आसपास के इलाकों में यातायात जाम की समस्या से निजात मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। कहने को एजुकेशन सिटी कोटा शहर के पॉश इलाकों में से एक विवेकानंद नगर है, लेकिन यहां के लोगों ने एक चौराहे को टोटका चौराहा बना दिया है, जहां दिन रात हर वक्त तंत्र मंत्र होते हैं। अब इस मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की भी एंट्री हुई है, ये रिपोर्ट देखिए। सालों से ये चौराहा टोटके चौराहे के नाम से जाना जा रहा है। देखिए जरा, चौराहे पर ऊंची ऊंची इमारतें, पॉश इलाका, लेकिन यहाँ के लोगों में फैले भ्रम ने इस चौराहे को टोटका चौराहा बना दिया है। लोग यहाँ तंत्र मंत्र करते हैं। लोगों में एक भ्रम फैला है, इस चौराहे पर टोटका करने से उनके घर में फैली बीमारी ठीक हो जाएगी। किसी का काम धंधा नहीं चल रहा है तो काम धंधा चलने लग जाएगा, या फिर घर की कोई और समस्या है तो इस चौराहे पर टोटका करने के बाद ठीक हो जाएगी। कोई यहाँ दीपक जलाता है तो कोई मटके छोड़कर जाता है, तो कोई अपने यहाँ पर चप्पल तो कोई अपने जूते छोड़कर जाता है। जिसको जो टोटका समझ में आता है वह इस चौराहे पर करता है। टोटका करने से चीजें ठीक हो जाती हैं। कोई ये मानता है कि इस चौराहे पर टोटका करने से उनके घर में बीमारी ठीक हो जाएगी, तो कोई मानता है कि इस चौराहे पर टोटका करने से उनका व्यापार ठीक चलने लग जाएगा। तो इस तरह का भ्रम फैला है एजुकेशन सिटी कोटा में। कोटा के विवेकानंद नगर इलाके का ये चौराहा, जहां पर आपको चारों तरफ, पहले तो मैं सड़कें दिखाऊंगा कि चारों तरफ आपको ऊंची ऊंची इमारतें नजर आएंगी। इन चौड़ी चौड़ी सड़कों को देख करके आप इस इलाके के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। कोटा के पॉश इलाकों में से एक ये इलाका आता है। चौराहा टोटके चौराहे के नाम से जाना जा रहा है और यहाँ पर कुछ तांत्रिक आके तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं और आसपास के लोग और यहाँ से आने जाने वाले लोग में रात के समय भ्रम भी है और भय भी है। यहाँ पर हर रोज रात को कभी दिए जलते हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी क्या है। कई बार तो लोगों को हड्डियों के टुकड़े भी यहाँ देखने को मिले। अब इस मामले में प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विवेकानंद नगर स्थित टोटका चौराहे का नाम आदिवासी नेता बिरसा मुंडे के नाम पर रखने को लेकर केरिए के कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी को पत्र लिखा है। दिलावर ने लिखे पत्र में कहा कि विवेकानंद नगर स्थित इस चौराहे पर आए दिन अवैध गतिविधियों और अंधविश्वास के चलते इसका नाम टोटका चौराहा पड़ गया है। एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर ने, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने केडी आयोग को पत्र लिखा है और इस चौराहे का नाम बदलने की जो मांग है वो की है। रात में कई सारे लोग आते हैं और ऐसी भ्रम भावना फैला रखी है कि यहाँ पर ऐसा करने से ऐसा होता है, और यहाँ पर लोगों के आसपास जो मोहल्ले में रहते हैं इनको डर का वो डर फैला रखा है। यहाँ से लोग निकलने से भी डरते हैं। आपकी क्या इस चौराहे पर ही दुकान है? क्या देखते हैं सर, क्या होता है यहाँ? दिन भर सुबह से इतने लोग आते हैं तो ऐसे हम जन भी परेशान है, हम भी परेशान है, पब्लिक आने से कतराती है। और सबसे बड़ी बात इसमें सर्किल होना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चौराहा है, सभी तरफ से तेज गति से वाहन आते हैं, तो दुर्घटना होने का भी। एक तरफ चौराहा, चौराहे का नाम टोटका है और इसको लेकर लोगों में फैला अंधविश्वास। अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पत्र जिसमें मांग की जा रही है कि इस चौराहे का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौराहा कर दिया जाए। खैर जो भी हो, अंधविश्वास को हम नकारते ही हैं, लेकिन दिलावर इस भ्रम को मिटाने के साथ आदिवासी समाज में उनके लिए फैले आक्रोश को कम करने की जुगत जरूर लगा रहे हैं। विडंबना देखिए, एजुकेशन सिटी और 21वीं सदी कोटा शहर का सबसे पॉश इलाका, और उसमें इस तरह का अंधविश्वास कि लोगों ने भ्रम फैलाते हुए एक चौराहे को टोटका चौराहा बना दिया। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18।
रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर T58 की अचानक मौत हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो बाघ की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इधर बाघ की मौत से वन विभाग के अधिकारी भी हैरान है। वन मंत्री संजय शर्मा ने भी बाघ की मौत पर दुख जताते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बाघ को श्रद्धांजलि दी है। रणथंभौर में बाघ T58 की मौत, हार्ट अटैक से हुई मौत की पुष्टि। बाघ की अचानक मौत से वन विभाग हैरान। बाघ T58 की अचानक हुई मौत ने वन विभाग के साथ साथ वन प्रेमियों को भी परेशान कर दिया है। राजस्थान के प्रसिद्ध सवाई माधोपुर जिले स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में बीती शाम T58 बाघ की अचानक मौत हो गई। बाघ की मौत के बाद रणथंभौर वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। T58 टाइगर है जो हिंदवाड़ एरिया में हमको कल मिला था, इसकी डेथ हुई थी। इसकी उम्र लगभग 13.5 वर्ष है। जो हमने पोस्टमार्टम किया है तो डॉक्टर साहब जो उनकी एक प्राइमरी जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से ये लगता है कि इसकी डेथ सडन हार्ट अटैक से हुई है। वन विभाग के मुताबिक हाल ही में टाइगर T58 का मूवमेंट हिंदवाड़ा गाँव के पास देखा गया था, जहाँ वो एक खेत में बैठा हुआ था। लोगों की सूचना पर वन विभाग भी वहां पर पहुंचा था, लेकिन शाम होते होते उसकी मौत की खबर आई। वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और टाइगर का शव अपने कब्जे में लिया, जिसका राजबाग नाका चौकी पर विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। सडन हार्ट अटैक हुआ है इसको, और जो दूसरे रीजंस हमें मिले हैं उससे हम ये सोचते हुए कि कहीं कोई पॉइजनिंग या कोई दूसरा एस्पेक्ट भी है, उसको कवर करते हुए हमने उसके सारे ब्लड सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए हैं। उनको हम फॉरेंसिक लैबोरेटरी के लिए भेजेंगे। वहाँ से फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही हम अपना कोई निर्णय दे पाएंगे। पोस्टमार्टम में टाइगर की नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया यूथ फ्रंट के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से जुड़े नेता शामिल हुए और नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्र हित में मांग भी उठाई। तस्वीरें आपके सामने हैं। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से जुड़े युवा इसमें शामिल हुए और नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्र हित में मांग उठाई है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।